हेलो फ्रेंड्स, आज हम टेट जून 2022 के पेपर का सेकंड पार्ट डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु वाज द फाउंडर ऑफ बिहेवियरिज्म। बिहेवियरिज्म के संस्थापक, ये बिहेवियरिज्म को व्यवहारवाद भी बोला जाता है, इसके संस्थापक कौन थे? तो इसका आंसर है हमारा वॉटसन। इनका पूरा नाम था जेबी वॉटसन। ये एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे। जेबी वॉटसन ने 1924 में एक बुक लिखी थी जिसका नाम था बिहेवियरिज्म। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि बिहेवियरिज्म क्या होता है। नाम से ही क्लियर हो रहा है, बिहेवियरिज्म मतलब जिसमें बिहेवियर को स्टडी किया जाता है। तो बिहेवियर, चेंज इन बिहेवियर इज कॉल्ड लर्निंग। जब हमारे बिहेवियर में कोई चेंज आता है तो हम क्या बोलते हैं कि लर्निंग हुई है। या फिर इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि लर्निंग इज अ परमानेंट चेंज इन बिहेवियर। जब हमारे बिहेवियर में एक परमानेंट चेंज आ जाता है उसको लर्निंग बोला जाता है। ये जो जेबी वॉटसन थे, इन्होंने एक बच्चे के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था। वो एक्सपेरिमेंट क्या था, एक लाल रंग का एक टेडी था जो एक चूहे की शेप में था। वो जो है वो उस बच्चे को काट लेता है, उसको नुकसान पहुंचाता है। तो अब उस बच्चे ने उससे क्या सीखा, उस बच्चे के बिहेवियर में क्या चेंज आया? जब वो किसी भी लाल रंग की चीज को देखता था तो अब वो बच्चा जो है वो उस लाल रंग की चीज को देख के डर जाता है कि ये जो है वो मेरे को चोट पहुंचाएगा। तो बच्चे के बिहेवियर में क्या चेंज आया, उसने क्या सीखा कि कोई भी लाल रंग की जो चीज है उससे मेरे को नुकसान पहुंचेगा। इसके अलावा जेबी वॉटसन ने एक स्टेटमेंट भी दी थी। वो स्टेटमेंट थी कि आप मेरे को 1 दर्जन हेल्दी बच्चे दो, उन बच्चों की इच्छाओं के विपरीत उन्हें कंडीशनिंग करके, उनकी कंडीशनिंग करके मैं उन्हें कुछ भी बना सकता हूँ। उन्हें डॉक्टर भी बना सकता हूँ, इंजीनियर भी बना सकता हूँ, टीचर भी बना सकता हूँ, या फिर चोर भी बना सकता हूँ। तो इसमें अगर आपने ध्यान दिया होगा तो एक वर्ड हमने यूज किया, कंडीशनिंग करके। तो कंडीशनिंग, ये जो थे, इससे कंडीशनिंग से क्या क्लियर होता है कि ये जो जेबी वॉटसन थे ये प्रभावित थे इवान पैवलोव से। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि जेबी वॉटसन जो थे वो किससे प्रभावित थे? तो ये इवान पैवलोव से प्रभावित थे। इवान पैवलोव जो थे, इन्होंने थ्योरी दी थी, थ्योरी ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग, थ्योरी ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग। इस पे इन्होंने एक डॉग के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था। उस डॉग को इन्होंने कंडीशन किया था और उसके बिहेवियर में चेंज लाया था। इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो जेबी वॉटसन ने क्या यूज किया कि अगर आप मेरे को 1 दर्जन बच्चे दो, हेल्दी बच्चे दो, तो उनको कंडीशन करके मैं उनको कुछ भी बना सकता हूं। तो ये किससे प्रभावित है? ये इवान पैवलोव से प्रभावित है, जिन्होंने थ्योरी दी थी क्लासिकल कंडीशनिंग। इसके अलावा इसमें है, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा विलियम वुंड। इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। यहां से क्वेश्चन बनता है, विलियम वुंड, इनको फादर ऑफ साइकोलॉजी भी बोला जाता था या फिर फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी भी बोला जाता था। क्यों? क्योंकि 1879 में लिप्सिंग जर्मनी में इन्होंने एक साइकोलॉजिकल लेबोरेटरी एस्टेब्लिश करी थी। तो ये क्वेश्चन बनता है कि फर्स्ट लैब जो है वो कहाँ पे एस्टेब्लिश हुई थी? तो हमारा आंसर होगा लिप्सिंग जर्मनी में। आपको ईयर भी पूछा जा सकता है कि फर्स्ट साइकोलॉजिकल लैब जो है वो कौन से ईयर में एस्टेब्लिश हुई, तो तब हमारा आंसर होगा 1879 में। फादर ऑफ साइकोलॉजी किसको बोला जाता है? विलियम वुंड को बोला जाता है। थर्ड इसमें ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन को हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि इसमें नाम क्लियर नहीं है कि कौन से जेम्स, विलियम जेम्स है या मिलर जेम्स है, कोई भी हो सकता है यहाँ पे। तो हम सेकंड ऑप्शन नंबर सी पे आते हैं, थॉर्नडाइक। तो थॉर्नडाइक ने जो है वो थ्योरी दी थी ट्रायल एंड एरर थ्योरी। इस पे इन्होंने एक कैट के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था। और थॉर्नडाइक कौन थे? ये अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे। इन्होंने एक कैट के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था जिसको हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे डिटेल में। क्वेश्चन नंबर 13,
आइजेंक वाज डैश साइकोलॉजिस्ट। जो आइजेंक थे ये कहाँ के साइकोलॉजिस्ट थे, मनोवैज्ञानिक थे ये? तो एक अमेरिकन थे, जर्मन थे, ब्रिटिश थे, या नन ऑफ दीज? तो जो आइजेंक थे एक जर्मन बॉर्न ब्रिटिश साइकोलॉजिस्ट थे, मतलब इनका जन्म जो है वो जर्मन में हुआ था, लेकिन इन्होंने जो काम करा था वो कहाँ पे किया था, ब्रिटिश में जाके किया था, तो इनको ब्रिटिश साइकोलॉजिस्ट बोला जाता है। आइजेंक का क्या काम था? इन्होंने थ्योरी दी थी, थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी। थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। ये जो थ्योरी थी, थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी, ये पेयर्स में चलती थी। जैसे कि थोड़ा सा लिख देती हूँ यहाँ पे, इंट्रोवर्जन और एक्सट्रोवर्जन, ये एक दूसरे से कोरिलेट होते थे। सेकंड इनका था स्टेबिलिटी, और इधर था इनका न्यूरोटिसिज्म। थर्ड सेल्फ कंट्रोल, और इधर था इनका साइकोसिटिज्म। तो नाम से ही क्लियर हो रहा है, इंट्रोवर्जन मतलब वो लोग जो दूसरों के साथ ज़्यादा घुल मिल नहीं पाते थे, इंटरेक्ट नहीं कर पाते हैं। और एक्सट्रोवर्जन मतलब जो दूसरों के साथ इजीली मिक्स हो जाते हैं। स्टेबिलिटी मतलब जो स्टेबल है, काम है या फिर कूल है। न्यूरोटिसिज्म मतलब वो इंसान जो एंजाइटी शो करते हैं, डिप्रेशन की तरफ झुके रहेंगे, या जिनको गुस्सा बहुत आता है। थर्ड सेल्फ कंट्रोल, ये इसके मैं कुछ पॉइंट्स डिस्कस कर रही हूँ थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी के। सेल्फ कंट्रोल मतलब वो इंसान जिनका खुद पे कंट्रोल है। और दूसरी तरफ थे हमारे साइकोसिटिज्म, मतलब वो लोग जो एकदम से इम्पल्सिव हो जाते हैं, क्रूअल हो जाते हैं, किसी को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं जिनकी कंसंट्रेशन जो है वो पुअर है, या फिर उनकी मेमोरी पुअर है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द क्रिएटिव पीपल टेंड्स टू थिंक इन अ डैश मैनर। जो क्रिएटिव पीपल हैं, लोग हैं, वो किस तरीके से, किस ढंग से सोच सकते हैं? तो इसका आंसर होगा डाइवर्जेंट थिंकिंग। फ्रेंड्स, कल हमने क्रिएटिविटी के बारे में पढ़ा था। तो क्रिएटिविटी क्या होती है, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। कल हमने क्रिएटिविटी के बारे में जाना था। क्रिएटिविटी होती है जब हम अपने आइडियाज को कन्वर्ट करते हैं, किसमें, रियलिटी में। तो या फिर जब हम नए नए आइडियाज़ जो हैं, इमेजिनेटिव आइडियाज़ जो हैं, उनको क्रिएट करते हैं, उसको बोला जाता है क्रिएटिव। तो क्रिएटिव पीपल कौन हुए? जो अलग अलग दिशाओं में सोचते हैं। डाइवर्जेंट का मतलब होता है, डाइवर्जेंट मतलब जो अलग अलग दिशाओं में जाएगा, मतलब जो फैला हुआ। और इसके विपरीत अगर हम कन्वर्जेंट की बात करें तो कन्वर्जेंट का मतलब होता है फोकस, एक जगह पे अलग अलग दिशाओं से आकर एक पॉइंट पे आके सिमट जाना, वो होता है कन्वर्जेंट। इसमें डाइवर्जेंट में, इसमें अगर हम डिफरेंसेस की बात करें तो डाइवर्जेंट में क्या होता है, हमारे पास मैनी सॉल्यूशंस होते हैं, मतलब एक प्रॉब्लम और उसके बहुत सारे सॉल्यूशन। और कन्वर्जेंट में क्या होता है, एक प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन, ओनली वन सॉल्यूशन। डाइवर्जेंट थिंकिंग में क्या होती है, हमारी ब्रेन स्टॉर्मिंग होती है। यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, डाइवर्जेंट थिंकिंग में क्या होती है, ब्रेन स्टॉर्मिंग होती है हमारी, मतलब हमारा दिमाग जो है वो अलग अलग दिशाओं में काम करता है। हम ज़्यादा से ज़्यादा सोचते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आइडियाज़ अपने दिमाग में लाते हैं। लेकिन कन्वर्जेंट थिंकिंग में क्या होता है, इसमें क्या होती है, स्पीड ज़्यादा होती है, और इसकी एक्यूरेसी के भी चांस जो होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश सिमिलैरिटी इज एन इम्पॉर्टेंट डिटर्मिनेंट ऑफ लाइकिंग। कि ऐसी कौन सी सिमिलैरिटी है हमारी, ऐसा कौन सा डिटर्मिनेंट है कि हम बोलते हैं कि हम दोनों में सिमिलैरिटीज हैं, किन्हीं दो लोगों में सिमिलैरिटीज हैं? तो उसका आंसर है, राइट आंसर है एटीट्यूड। एटीट्यूड मतलब अभिवृत्ति, अभिवृत्ति मतलब नजरिया। हम बोलते हैं कि कोई इंसान जो है
इसकी आदतें जो है वो मेरी तरह मिलती हैं, ये मेरी तरह सिमिलर है। तो मतलब सिमिलर मतलब कि किन्हीं दो लोगों का जो है वो नज़रिया जो है किसी चीज़ को देखने का नज़रिया, किसी के बारे में सोचने का नज़रिया उनका सेम होगा। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो है एटीट्यूड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्वर्ड गार्डनर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस इज आल्सो नोन एज, जो हार्वर्ड गार्डनर ने थ्योरी दी थी उसका अनदर नेम क्या था? तो उसको बोला जाता है थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। हार्वर्ड गार्डनर ने जो थ्योरी दी थी थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, इसमें इन्होंने 8 टाइप्स दी थी। ये जो हार्वर्ड गार्डनर थे इन्होंने बुक भी लिखी थी एक, जिसका नाम था फ्रेम्स ऑफ माइंड। तो ये क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से कि फ्रेम ऑफ माइंड बुक जो है वो किसने लिखी है? तो हमारा आंसर क्या होगा? हार्वर्ड गार्डनर से। इन्होंने 8 टाइप की इंटेलिजेंस दी थी, जिनको हम अपनी किसी नेक्स्ट वीडियो में शेयर करेंगे। तो बाकी के जो ऑप्शंस हैं उनको हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। बाकी के अगर ऑप्शंस की हम बात करें तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन है हमारा थ्योरी ऑफ प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज। इसका जो है वो अनदर नेम है जिससे आप सब फैमिलियर होंगे, ग्रुप फैक्टर थ्योरी। ग्रुप फैक्टर थ्योरी का ही जो नाम है वो है थ्योरी ऑफ प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज भी बोला जाता है। इसका एक और नाम है जिसको बोला जाता है फैक्टर एनालिसिस थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। इसका जो कॉमन नेम जो हम सब जानते हैं वो है ग्रुप फैक्टर थ्योरी। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि ग्रुप फैक्टर थ्योरी, यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है ग्रुप फैक्टर थ्योरी जो है वो किसने दी थी? तो ग्रुप फैक्टर थ्योरी जो है वो थर्स्टन ने दी थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये कि ग्रुप फैक्टर थ्योरी किसने दी है? ग्रुप फैक्टर थ्योरी जो है वो थर्स्टन ने दी है। इसमें इन्होंने 7 एबिलिटीज, मेंटल एबिलिटीज के बारे में डिस्कस किया है, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में शेयर करेंगे। हमारा सी ऑप्शन है ट्राई-एरिक थ्योरी। तो ट्राई-एरिक थ्योरी जो है वो किसने दी है? वो रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने दी है। रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने दी है। नेक्स्ट है टू फैक्टर थ्योरी। टू फैक्टर थ्योरी जो है वो स्पीयरमैन ने दी है। इसमें इन्होंने 2 तरह की इंटेलिजेंस की बात करी थी, एक जी फैक्टर था उसमें और एक एस फैक्टर था। तो क्वेश्चन यहाँ से आता है इस प्रकार से कि टू फैक्टर थ्योरी किसने दी थी? स्पीयरमैन ने। जिसमें कौन कौन से फैक्टर थे, कई बार ये पूछ लिया जाता है कि कौन कौन से फैक्टर थे, तो जी फैक्टर था उसमें और एस फैक्टर था। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से कि जी फैक्टर को क्या बोला जाता है? तो जी मीन्स जी स्टैंड फॉर जर्नल फैक्टर एंड एस स्टैंड फॉर स्पेसिफिक फैक्टर। जर्नल का मतलब है यहाँ पे सामान्य और स्पेसिफिक का मतलब है विशिष्ट। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम एक किसी प्लेयर का एग्जांपल लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हम जो हमारे क्रिकेटर में से ले लेते हैं, हम सचिन तेंदुलकर का एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो उनका एक अगर हम पूछा जाए कि उनका स्पेसिफिक फैक्टर क्या है, तो वो किस फील्ड में अच्छे हैं, तो वो क्रिकेट के फील्ड में अच्छे हैं, तो वो आ गया उनका स्पेसिफिक फैक्टर आ गया। और जर्नल बाकी की गेम्स भी वो खेल लेते हैं, तो वो आगे उनके जर्नल फैक्टर आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, क्वेश्चन नंबर 17, इन पैवलोव क्लासिकल कंडीशनिंग एक्सपेरिमेंट फूड इज, कि जो पैवलोव, इवान पैवलोव की जो क्लासिकल कंडीशनिंग एक्सपेरिमेंट था उसमें फूड क्या था? तो फ्रेंड्स, हमने अभी पीछे डिस्कस किया कि इवान पैवलोव ने कौन सी थ्योरी दी? थ्योरी ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग, जिसपे इन्होंने एक डॉग के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था। इसको हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। एक बॉक्स बना लिया मैंने यहाँ पे। तो ये आ गया हमारा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड,
पार्ट, 4 पार्ट में इसको डिवाइड किया गया था। यहाँ पे सबसे पहले क्या किया गया, एक डॉग के साथ इसमें एक्सपेरिमेंट किया गया। ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि पैवलोव कौन थे, ये एक रशियन साइकोलॉजिस्ट थे। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि इवान पैवलोव जो थे वो कौन थे। ये एक रशियन साइकोलॉजिस्ट थे। इन्होंने किसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था, इन्होंने डॉग के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था। इस एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ कि एक डॉग के सामने जो है वो कुत्ते के सामने खाना रखा जाता है। तो यहाँ पे आ गया हमारा फूड। ये जो था, इस फूड को देख के डॉग के मुंह में क्या आता था, स्लाइवा, मतलब उसके मुंह से लार टपकती थी। जैसे ही कुत्ते ने खाने को देखा, उसके मुंह में क्या आया, स्लाइवा आया। तो यहाँ पे फूड क्या है, हमारा अनकंडीशन स्टिमुलस। इसको मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, ये क्या है, हमारा अनकंडीशन स्टिमुलस। तो यही पूछा गया है हमसे क्वेश्चन में, इस खाने को देख के इसके मुंह में स्लाइवा आ रहा है, तो फूड क्या हुआ, ये अनकंडीशन स्टिमुलस। तो इसका ऑप्शन होगा बी। अब जैसे ही फूड आया उसके सामने, उसके मुंह में स्लाइवा आया, तो स्लाइवा क्या आया, हमारा अनकंडीशन रिस्पॉन्स, मतलब इसमें कोई कंडीशन नहीं की गई है। थर्ड स्टेप में क्या किया जाता है, इस फूड के साथ जो है वो जोड़ दिया जाता है बेल को। मतलब जैसे ही खाना दिया जाएगा, कुत्ते के सामने खाना रखा जाएगा, उससे पहले बेल बजाई जाएगी। जब इस एक्सपेरिमेंट को बार बार किया गया, बार बार इस एक्सपेरिमेंट को दोहराया जाएगा, तो एक टाइम ऐसा आएगा जब कुत्ते की कंडीशनिंग हो जाएगी और वो समझ जाएगा कि जैसे ही बेल बजेगी उसके थोड़ी देर के बाद उसको खाना मिलेगा। तो अब कुत्ते ने सीख लिया, उसकी कंडीशनिंग कर दी गई और उसने सीख लिया। अब क्या हुआ, अब जैसे ही बेल बजेगी तो कुत्ते के मुंह में क्या आना शुरू हो जाएगा, स्लाइवा आना शुरू हो जाएगा। तो ये जो बेल है, ये क्या है, हमारा कंडीशन स्टिमुलस, और ये जो स्लाइवा आया, ये है हमारा कंडीशन रिस्पॉन्स। तो कई बार आपको क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, फूड की जगह यहाँ पे लिख दिया जाएगा बेल, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, तब हमारा आंसर हो जाएगा कि बेल क्या है, ये एक कंडीशन स्टिमुलस है। अब जैसे ही बेल बज रही है, कुत्ते को पता है कि मेरे को इसके बाद क्या मिलेगा, खाना मिलेगा। तो जैसे ही बेल बजेगी, कुत्ते के मुंह से लार आना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे बेल किसका काम कर रही है, कंडीशन स्टिमुलस। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये पेपर में बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन अ स्टूडेंट कम बैक home after having scolded by his teacher, start quarreling with his siblings on any pretext. This is called, इसको क्या बोला जाता है, तो इसको बोला जाता है डिस्प्लेसमेंट। जब हम किसी का गुस्सा किसी दूसरे के ऊपर उतारते हैं तो उसको बोला जाता है डिस्प्लेसमेंट। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम मान लो हम अपने ऑफिस से आते हैं और हमारे बॉस ने हमें डांटा हुआ है, तो घर आकर हम जो है वो क्या करते हैं, अपना गुस्सा जो है वो किसी दूसरे पे उतारेंगे, अपने बच्चों पे उतार देंगे। उसके बाद अब बच्चे जो है वो अपना गुस्सा किसके ऊपर उतारेंगे, बच्चे जो है वो अपना गुस्सा जो है वो अपने टॉयज के ऊपर उतारेंगे। तो इस तरीके से हम इस चीज़ को रिलेट कर सकते हैं। इसमें ऑप्शन नंबर बी जो है ये है रिग्रेशन। तो इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। रिग्रेशन क्या होता है, रिग्रेशन गोइंग बैक, मतलब बच्चों की तरह बिहेव करना। जब एक एडल्ट जो है वो बच्चों की तरह बिहेव करता है तो उसको बोलते हैं रिग्रेशन। एग्रेशन क्या होता है, एग्रेशन ये एक फीलिंग होती है जिसको दर्शाया जाता है, मतलब इसको फिजिकल वे में दर्शाया जाता है, या फिर जब हम किसी के साथ झगड़ा करना शुरू कर देते हैं, किसी को गाली देना शुरू कर देते हैं, तो वो होता है हमारा एग्रेशन। ये एक एंगर का ही पार्ट है। एंगर मतलब हमें गुस्सा आया, और एग्रेशन मतलब हमने उस गुस्से को जो है वो शो किया, किसी चीज़ को तोड़ के शो किया, या किसी को चोट पहुंचा के हमने उस चीज़ को शो किया। तो फ्रेंड्स, ये आज हमने इसके कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए। इसके जो बाकी के क्वेश्चन बचते हैं वो हम अपने नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और मेरे साथ यूं ही बने रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।